Good morning students, welcome in online classes of NRPS School. NRPS School की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने अपना दूसरा पाठ भोजन के घटक स्टार्ट कर दिया और भोजन के घटकों में मैंने आपको बताया कि 5 भोजन के जो मुख्य घटक हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल और रुक्षांश। ये भोजन के विभिन्न घटक होते हैं। इसके अलावा हम आ गए थे संतुलित आहार पर कि जो आहार है वो किस तरीके का हमारा होना चाहिए। संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार वह आहार है जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व निश्चित मात्रा में उपस्थित होते हैं। हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व निश्चित मात्रा में उपस्थित होते हैं। उस आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। अब बच्चों, मैंने बताया कि संतुलित आहार जो है वो हम कम खर्च में भी प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत सारे पैसे खर्च करें संतुलित आहार लेने के लिए। तो साधारण सी चीज़ों में भी अत्यंत पोषक तत्व पाए जाते हैं, भरपूर मात्रा में पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे दाल है, जो अंकुरित अनाज है वो, और गुड़ हुआ, चना हुआ, जो आटे वगैरह मिलाकर आटे बनाए जाते हैं जैसे मिस्सी रोटी वगैरह, तो उन सब में क्या है, प्रचुर मात्रा में पोषक पदार्थ हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि पकाने का जो तरीका है वो भी काफ़ी निर्भर करता है, ठीक है, कि हमें पूरी तरह से पोषक पदार्थ प्राप्त हो या ना हो। इसके लिए पकाने का तरीका भी हमारा क्या होना चाहिए, बहुत सही होना चाहिए। सही प्रकार से हमें पकाना चाहिए। जितनी मात्रा में हमें भोजन में जल डालना है उतनी ही डालें। आवश्यकता से अधिक जल डालना से भी पोषक पदार्थ कम हो जाते हैं और आवश्यकता से कम जल डालने से भी पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है। अब देखिए बच्चों, पकाने से विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। विटामिन सी जो होता है ना, वो बहुत जल्दी गर्मी से नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें विटामिन सी युक्त कोई खाद्य पदार्थ है तो उसे कम पकाना चाहिए। अब देखो, हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। अब एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन की, देखो हम देखते हैं बच्चों, मैंने आपको पहले बताया कि वसा और कार्बोहाइड्रेट जो है वो दोनों ही हमको ऊर्जा देते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि ऊर्जा मिल रही है तो कोई आप लोग सोचोगे कि हम तो हर समय भाई वसा युक्त भोजन ही करें, मतलब घी, तेल, जो मेवे वगैरह उनका सेवन अधिक से अधिक करें, तो हमें क्या होगा, हमें तो ऊर्जा बहुत ज़्यादा प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट और एक कटोरी वसा अगर लें तो हमें वसा से ऊर्जा जो है वो ज़्यादा प्राप्त होगी। तो आप जैसे बच्चे ने सोचा, आप जैसे बच्चों ने कि चलो भाई हम तो तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, जो कि बहुत सारा वसा होता है उसमें, उसका सेवन करते रहें, क्योंकि मैडम ने कहा था कि भाई ऊर्जा तो जो है वो वसा युक्त पदार्थों से बहुत ज़्यादा मिलती है। अब क्या होगा बच्चों, लगातार आप ये तली हुई चीज़ें खाते रहेंगे तो आपको ऊर्जा तो मिल रही है, साथ ही साथ इतनी ऊर्जा मिल रही है जिसकी आपके शरीर को ज़रूरत ही नहीं है। और जो ऊर्जा, जितनी ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है वो ऊर्जा आपके शरीर में इकट्ठी होती जाएगी। वसा की एक परत जो है वो आपकी त्वचा के नीचे इकट्ठी होती जाएगी, जमा होती जाएगी। और देखते ही देखते जब आप 2-3 महीने बाद दिखोगे तो आप मोटे हो जाओगे, ठीक है, मोटापा हो जाएगा। अत्यधिक वसा लेने से शरीर क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि भाई ये क्या हो गया, हमें तो ऊर्जा चाहिए थी पर ये तो हमारा शरीर ही बेडोल हो गया, हम बहुत ज़्यादा मोटे हो। तो इसलिए बच्चों, आवश्यकता से अधिक और आवश्यकता से कम दोनों ही प्रकार के पोषक पदार्थ क्या करते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं।
आवश्यकता से अधिक एक ही प्रकार का पोषक पदार्थ भी हमें ज़्यादा नहीं लेना चाहिए और एक ही प्रकार के पोषक पदार्थों की हमारे शरीर में कमी भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए उचित मात्रा होनी, सभी पोषकों की उचित मात्रा होना क्या है, बहुत आवश्यक है। तो अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। तो मोटापे का जो कारण है वो क्या है, देखिए मोटापा लिख लीजिए। मोटापा अधिक वसा युक्त भोजन मोटापे का कारण है। अधिक वसा युक्त भोजन जो है वो मोटापे का कारण है। मोटापे से हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं। हमारे हार्ट से संबंधित जितने रोग हैं, हृदय से संबंधित हृदयघात होना, धमनियों का सिकुड़ना, छोटा होना, तो ये सारे रोग जो हैं हृदय संबंधी रोग मोटापे से होते हैं। मोटा व्यक्ति आलसी तथा निष्क्रिय हो जाता है। मोटा व्यक्ति है वो ज़्यादातर क्या होता है, आलसी होता है और कामों के प्रति वो निष्क्रिय हो जाता है। कोई भी काम है तो उसको कष्ट होता है बहुत ज़्यादा काम करने में, है ना, उसको उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई उठिए ये काम करिए, तो उसको बहुत ज़्यादा आलस आता है। तो ये मोटापा जो है वो किस कारण होता है, अधिक वसा युक्त भोजन के सेवन से मोटापा होता है। और मोटापा से क्या प्रॉब्लम होती है, हृदय संबंधी बीमारियां होती है, हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं और मोटा व्यक्ति आलसी और निष्क्रिय होता है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग। अभावजन्य, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। देखो बच्चों, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, वो सभी खाद्य पदार्थों को ले रहा है, अच्छे से डाइट है उसकी, अच्छा भोजन वो कर रहा है, परंतु लंबे समय तक किसी एक पोषक पदार्थ की उसमें कमी है। मान लेते हैं वो विटामिन ए ही है, मतलब वो सब कुछ ले रहा है, वो ऐसा भोजन ले रहा है उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खाद्य रेशे हैं, वृक्षांश वगैरह हैं, जल है, सब कुछ है, विटामिन सी, बी सब है,
पर विटामिन ए उसके भोजन में नहीं है। तो लंबे समय तक अगर एक पोषक पदार्थ अगर उसकी कमी आ जाए तो उससे वह रोग से ग्रसित हो जाता है, और इस प्रकार से होने वाले रोगों को हम अभावजन्य रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा, मान लीजिए वो प्रोटीन नहीं ले रहा, तो उससे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी उसकी, चेहरे पर सूजन आएगी, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पैचेस आदि बीमारी उसकी हो जाएगी। तो इस प्रकार से अलग अलग खाद्य पदार्थ, अलग अलग पोषक पदार्थों की अगर कमी होगी तो उसे अलग अलग प्रकार के रोग हो जाएंगे। तो परिभाषा लिखते हैं हम, यदि एक या एक से अधिक तत्वों का वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, अभावजन्य रोग कहलाते हैं। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, अभावजन्य रोग कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की किसी कमी हो जाए तो क्या होगा? देखो अब ये पढ़ते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की कमी, यदि भोजन में प्रोटीन अभावजन्य रोग, अगर प्रोटीन की कमी हो जाए भोज्य पदार्थों में तो क्या होगा? देखिए, वृद्धि का अवरुद्ध होना, वृद्धि जो है उसका अवरुद्ध होना, वृद्धि का अवरुद्ध होना। दूसरा, चेहरे पर सूजन, चेहरे पर सूजन, बालों का रंग उड़ना, त्वचा संबंधी रोग। तो ये रोग हो जाते हैं अगर प्रोटीन अभावजन्य रोग, मतलब अगर भोजन में प्रोटीन की कमी है तो वृद्धि का अवरुद्ध होना, वृद्धि रुक जाएगी, चेहरे पर सूजन आ जाएगी, बालों का रंग उड़ जाएगा और त्वचा संबंधी रोग होंगे। ठीक है बच्चों। अब दूसरा है, अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो, इसी में लिख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट व
प्रोटीन अभावजन्य रोग। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थिति हो तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है, पूरी तरह से उसकी वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाता है, वह इतना दुर्बल हो जाता है कि चलने में भी असमर्थ हो जाता है। तो वृद्धि जो है पूरी तरह अवरुद्ध शरीर दुर्बल चलने में असमर्थ, चल भी नहीं पाता, वो इतना कमज़ोर हो जाता है क्योंकि उसमें प्रोटीन की तो कमी हुई, साथ में कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो गई, ऊर्जा भी उसे नहीं मिल पा रही, तो इस वजह से वो चलने में असमर्थ हो जाता है। तो बच्चों समझ में आया आपको प्रोटीन अभावजन्य रोग और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अभावजन्य रोग। अब देखो विभिन्न विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग और विकृतियाँ हो जाती हैं। इन सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों में भोजन में इतनी विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। देखिए बच्चों, विटामिन जो है, विटामिन्स की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ये सारणी दे रखी है। ये सारणी आपको अच्छे से याद करनी है, ठीक है। विटामिन और खनिज लवणों के अभावजन्य रोग। विटामिन, पहले विटामिन पढ़ते हैं अपन। विटामिन, इसके अभावजन्य रोग, इसके अभावजन्य रोग क्या हैं और लक्षण क्या है, लक्षण क्या होंगे रोग के, जिससे समझ में आएगा कि भाई ये रोग हमको हो गया है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले है विटामिन, विटामिन ए। क्षीणता, दृष्टिहीनता, क्षीणता, दृष्टिहीनता, देखो इससे होता है क्षीणता, दृष्टिहीनता। क्षीणता दृष्टिहीनता से क्या मतलब है बच्चों, कि कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता। कम प्रकाश जो होता है तो उसमें हमें अच्छे से दिखाई नहीं देता। तो इसके लक्षण हैं कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, अंधेरे में कम दिखाई देना, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है, कभी कभी पूरी तरह से दिखना बंद। ठीक है बच्चों, तो ये तो हैं इसके लक्षण। अब दूसरा है विटामिन बी। विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, बेरी और इससे दुर्बल पेशियां
और काम करने की ऊर्जा में कमी। इसके लक्षण हैं दुर्बल पेशियां व काम करने की ऊर्जा में कमी, ये लक्षण होते हैं। फिर है विटामिन सी। स्कर्वी रोग, विटामिन सी जो होता है वो उसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी। स्कर्वी में मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। तो ये इसके लक्षण हैं, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में समय लगना, घाव भरने में समय लगता है। और लास्ट विटामिन आपके जो दे रखा है वो है विटामिन डी। ठीक है बच्चों, विटामिन डी जो है उससे रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। और रिकेट्स जो है उससे अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, इसके लक्षण हैं। अस्थियां मतलब हड्डियां, तो अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। ठीक है बच्चों, तो ये है विटामिन ए। विटामिन ए के अभावजन्य रोग हैं क्षीणता और दृष्टिहीनता। मतलब दृष्टि में, देखने में हमें क्या होती है, दिक्कत आने लगती है, कमज़ोर दृष्टि होती है, अंधेरे में कम दिखाई देता है और कभी कभी दिखना ही बंद हो जाता है। विटामिन बी जो है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी। और इससे पेशियां जो है, वो हमारी जो मांसपेशियां हैं वो दुर्बल हो जाती हैं, काम करने में कमी आती है। फिर आता है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और स्कर्वी में मसूड़ों से खून आना और घाव भरने में समय लगता है। फिर आता है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, रिकेट्स रोग। ठीक है, और इसमें अस्थियां मतलब हड्डियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, जो पैर होते हैं पैर मुड़ जाते हैं। तो ये बच्चों कंप्लीट आपके विटामिन। अब 2-4 आयु से बचे, खनिज से संबंधित रोग बचे हैं जो मैं अगले लेक्चर में आपको करवाऊंगी, और अगले लेक्चर हमारा प्रश्न उत्तर भी उसमें हो जाएंगे। इसलिए बच्चों जिनके पास किताबें हैं वो पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ें और प्रश्न उत्तर ढूंढ के रखें, ताकि जब मैं बताऊं समझाऊं तो आपको आसानी हो। और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं वो स्कूल से बुक्स ले लें। और याद करते रहें, कभी भी आपका सरप्राइज़ टेस्ट भी मैं आपका ले लूँगी, इसलिए जितना भी काम करवाया जा रहा है उसे याद भी करें। होमवर्क लिख लें आज का। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, निम्न विटामिन्स की कमी से होने वाले रोगों के
नाम लिखिए। पहला विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, तीसरा विटामिन सी, चौथा विटामिन डी। ठीक है बच्चों, तो ये इन रोगों के नाम आपको, जो विटामिन की कमी से जो रोग होते हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। और दूसरा लिखना है, दूसरा क्वेश्चन, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? तो ये गृह कार्य है, आपको सुंदर हैंडराइटिंग में करना है और इसे अच्छे से याद भी आपको करके आना है बच्चों, क्योंकि आप अभी हम जितने टीचर हम हैं उससे ज़्यादा टीचर आप खुद के हो, इसलिए अपने आप खुद को टीचर बनना है आपको और अपना पूरा मूल्यांकन करना है कि सुबह से शाम तक मैंने जो आज मेरे जो ऑनलाइन क्लास हुई और जितने भी वीडियो मैंने देखे हैं, क्या उसका काम मैंने समय पर किया है। काम को इकट्ठे नहीं होने देना है। आज आपने वीडियो देखा है, उसका होमवर्क आपको आज ही करना है। कल करेंगे तो कल का वीडियो और आ जाएगा, फिर आपका जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। इसलिए बच्चों रेगुलर याद करते रहें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।